अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इकनॉमिक व्यूज़ एट 24/7 ऑनलाइन। मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान मर्चेंट। हम अपने शोज़ में बात करते हैं कि हमारी पाकिस्तान की करंट इकॉनमी कैसे चल रही है, उसके क्या मसाइल हैं, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी भी कंट्री की इकॉनमी को देखते हैं तो उसके लिए 3 या 4 बैरोमीटर्स होते हैं कि उसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसी चल रही है, उसकी इन्वेस्टमेंट कैसे आ रही है उसके मुल्क में, उसकी स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ओवर द ईयर्स बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स थी और हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमें वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट का 3 साल तक अवार्ड मिलता रहा है और हम रिकग्नाइज़ होते रहे। लेकिन कुछ अरसे से हमारी मार्केट क्राइसिस में है। क्या वजूहत हैं, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र मोती साहब। आप मेंबर हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के। आप फाउंडर डायरेक्टर हैं सीडीसी के और नेशनल क्लियरिंग के। इसके अलावा आप फाउंडर मेंबर हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के। अगर मैं ये कहूँ कि ये थर्ड जनरेशन से बिज़नेस में है तो ये गलत ना हो, क्योंकि इनकी फैमिली दर फैमिली इस बिज़नेस में है। ज़फ़र साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू मचा। ज़फ़र साहब, मुझे पहले ज़रा ये समझाएं कि स्टॉक मार्केट का रोल जो है वो हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी में ओवर द ईयर्स कैसा रहा है। देखिए, एक मिथ है कि हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमारा बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन होने में। पाकिस्तान में जो एंटी इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट है उनको पुश करने में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो जॉब क्रिएट होगी। हमने वो काम किया है कि माइनर शेयर होल्डर्स को मेजर शेयर होल्डर से मिलाने का एक प्लेटफॉर्म दिया। और आप अगर देखें कि 50 से लेकर 70s तक जो बूम हुआ था इंडस्ट्री में, या आप कहेंगे कि वो 22 फैमिलीज़ को जो ऊपर आई थी जिसको बाद में तबाह किया गया, उसमें कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा सर साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में ये जो स्टॉक मार्केट हमारी है, ये क्या हम इसको किसी भी तरीके से जो दुनिया में जो स्टॉक मार्केट्स आती हैं उसको किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट देखिए, को? बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो ट्रेडिंग की प्लेटफॉर्म है वो सेम है। हमारे यहाँ ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म जो पहले थे आउटक्राई के, वो दुनिया के जो नॉर्म्स थे उस टाइम के 70s के 60s के, वो सेम था। हमारे यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन इकोनॉमी के साथ ऊपर जाना कम होना सेम है। हमारे यहाँ मार्केटों में सेकेंडरी मार्केट में प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट का करना थ्रू स्टॉक मार्केट वो सेम है। तो ये जो है, हाँ ये ज़रूर है कि हम थोड़ा आइसोलेटेड हुए हैं कि हमारे क्रॉस बॉर्डर लिस्टिंग नहीं है, क्योंकि हम जिस क्रॉस बॉर्डर जिसके साथ बैठे हैं उससे हम अभी तक ताल्लुकात सही नहीं कर सके। नहीं तो जो कंट्री में स्टॉक्स होती हैं उसके पड़ोस मुल्क में तो उनकी क्रॉस बॉर्डर लिस्टिंग इस तरह की है जैसे नॉर्म्स हैं। और दूसरी बात यह कि ह्यूज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की गवर्नमेंट बेस्ड कंपनियां थी जिसकी प्राइस डिस्कवरी बहुत ज़रूरी थी, वो स्टॉक मार्केट ने दी है, ताकि गवर्नमेंट के पास जो स्टॉक्स पड़ा है 60-70% ये जो बड़ी कंपनियां हैं इनका स्टॉक्स अभी भी गवर्नमेंट के पास पड़ा है, उनकी प्राइसिंग हो ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर जब गवर्नमेंट को कहीं ज़रूरत पड़े पैसों की और प्राइवेटाइज करें तो हमारी प्राइसिंग देखकर वो प्राइवेटाइज होता है। मुझे ये बताइए कि ओवर द ईयर्स जो स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही थी हमारी, आज उसमें क्या ऐसे फैक्टर्स या सिनारियोज डेवलप हो गए कि हम 2008 तक बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन पोस्ट 2008 हमारी स्टॉक मार्केट ने डिप लिया। इसकी क्या मेजर प्रॉब्लम वजह थी? मेजर वजह हमारे खुद के करतूत। मेजर वजह ये थी कि हमारे जो बॉसेस SCCP में बैठ गए थे उनको ये समझ ही नहीं आया कि कैपिटल मार्केट क्या है। वो एक छोटी सी यूनिवर्सिटियों से पढ़ कर आए हैं, वो गाँव से होकर आए हैं, उनको पता ही नहीं है कि कैपिटल मार्केट में प्राइस डिस्कवरी और डेप्थ वॉल्यूम होना कितना ज़रूरी है। हमारे पास एक कमिश्नर आए जिन्होंने ये कहा कि भाई वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होना गलत है। उन्होंने जब हमारे पास एक ही प्रोडक्ट होगी तो जाहिर है उसे वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वो हम उस टाइम हम वॉल्यूम्स कर रहे थे फिलीपीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और एक और कंट्री के इक्वलेंट, थाईलैंड के इक्वलेंट वॉल्यूम कर रहे थे। वो चारों कंट्री की जो वॉल्यूम्स नहीं थे वो हमारे यहाँ थे। ठीक है, उसमें स्पेकुलेशन थी, ठीक है, उसमें इन एंड आउट लोग फास्ट होते थे, लेकिन यही चार्म होता है मार्केट का जिसमें फिर फॉरेन फंड्स और इंस्टीट्यूशंस आते हैं जब उनको पता चलता है कि उनके पास एक मार्केट है जिसमें डेप्थ है। अगर वो 50 लाख शेयर कोई बड़ी कंपनी के ले गए तो 15 पैसे नीचे वो 50 लाख शेयर बिक जाएगा। 2008 में वॉल्यूम्स की वजह से हमें इमर्जिंग मार्केट्स के इंडेक्स पर बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट का दिया गया। मार्केटें भी अप होती गई, वॉल्यूम्स भी अच्छे होते गए। इन्होंने सख्तियाँ क्या कर दी कि स्मॉल इन्वेस्टर्स को सख्तियाँ कर दी और बिग इन्वेस्टर्स को जो स्पेकुलेटर भी थे उनके ऊपर आंखें बंद कर ली, जिसकी वजह से जब 2008 का इंटरनेशनल क्राइसिस आया, विपिंग दुनिया में हुई, आपको ये तो मानना पड़ेगा। तो जब अक्रॉस द वर्ल्ड आया तो उसका हमें भी अफेक्ट आया।
हमें अफेक्ट आया। हमें कहा गया कि भाई आपको है ना हम लोग बेल आउट करेंगे, 20 अरब रुपया आपकी मार्केट में डायरेक्ट लगाएंगे, और जो फॉरेन फंड्स जिन्होंने माल लिया हुआ हमसे महंगे में गवर्नमेंट से ही, उनको 30 बिलियन का बाय आउट ऑप्शन देंगे। ठीक है, वो जब नहीं आया तो जाहिर है मार्केट क्रैश करेंगी। मार्केट क्रैश किया, मार्केट बंद हो गई। मार्केट बंद हुई थी, हम सोचा कि 3 दिन में गवर्नमेंट अपने प्रोमिसेस और रेगुलेटर अपने प्रोमिसेस पूरे करेंगे, उसकी जगह 3 महीने हो गए। जब 3 महीने हुए तो उसके बाद आपको पता है कि जब मार्केट 3 महीने कभी बंद होते हैं तो उनकी प्राइस डिस्कवरी, उनकी डेप्थ, उनकी वॉल्यूम्स, उनकी इंडेक्स की स्टेबिलिटी सब तबाह हो गई। तो ये जो मार्केट हमारी बंद हुई, इससे कितना नुकसान हुआ हमारी इकोनॉमी पे और उसका एक आम आदमी पे क्या इफेक्ट आया, ये जरा आप मुझे बताइए। बड़ा मामूली सा है, 75 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई थी। जिस टाइम मार्केट खुली तो डायरेक्ट 35 बिलियन यूएस डॉलर थी। 20 अरब रुपए और 30 अरब रुपए तो दूर की बात है, गवर्नमेंट ने और इंस्टीट्यूशन ने गवर्नमेंट फंडेड 7-8 अरब रुपए लगाए, जिसके 25 अरब रुपए उनको विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर मिले। लेकिन जो मार्केट में जो तबाही आई उसमें स्मॉल इन्वेस्टर, मीडियम साइज इन्वेस्टर, इवन बिग इन्वेस्टर फेल हो गया। उसकी और तबाही आई कि जो बड़े बड़े हाउसेस थे जिनके ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में फैली हुई थी, वो फेलियर की तरफ चले गए, उनके क्लाइंट चले गए। उनके क्लाइंट जब भागे तो उनके ऊपर भी डैमेज आया, वो भी डिफॉल्टर में चले गए। तो एक विशियस साइकिल चला था, जिसका टोटल ब्लेम मैं जो कहूँगा ना अभी भी रेगुलेटर्स की नाअहली। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये जो एक्शन था, इस एक्शन से न सिर्फ स्टॉक ट्रेडर को नुकसान हुआ बल्कि गवर्नमेंट को भी नुकसान हुआ और एक आम आदमी को इसका बहुत इफेक्ट पड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल साइफन आउट हो गया मार्केट से। बिल्कुल आपने वर्ड सही यूज किया कि साइफन आउट हुआ, फोर्स साइफन आउट हुआ। उसको मैं बार बार जब हम बोर्ड पर आते थे हम कहते थे देखिए आप जो है ना मार्जिन कॉल्स, एक्सपोजर्स प्रोग्रेसिव करें। अगर स्मॉल इन्वेस्टर्स को आप वही मार्जिन लगाओगे जो बिग इन्वेस्टर्स का है, जबकि आपके पास अब यूआईएन नंबर है, यूआईएन नंबर इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर की तरह 25,000 शेयर ले रहे हो तो आपके मार्जिन की डिमांड जो है स्टॉक एक्सचेंज कम करें। सही है। और अगर मैं 5 लाख शेयर लेता हूं तो मेरी मार्जिन की डिमांड स्टॉक एक्सचेंज ज्यादा करे, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव। उन्होंने प्रोग्रेसिव की तरह जगह रिग्रेसिव किया। रिग्रेसिव में कि स्मॉल इन्वेस्टर से ज्यादा मार्जिन मांग रहे हैं और बड़े इन्वेस्टर्स को छूट दे दी। जो हमारा कैरी ओवर फंडिंग चलती थी, CFO कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम, CFS, वो जो था उसमें ये नहीं देखा गया कि यूआईएन नंबर से कौन उसको यूटिलाइज कर रहा है। तो जब 55 अरब रुपए का कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम में जो बदला कहते हैं सो कॉल्ड, उसमें जब आया तो पता चला बाद में कि 25 अरब रुपए तो 6 लोगों ने लिए हुए और बाकी 25 अरब में जो 2000 लोग हैं वो हैं। तो वो 2000 लोगों को इन्होंने डैमेज किया उन 25 या 50 बड़े कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम के यूज करने वालों के सामने। नहीं, तो इसका मकसद तो ये हुआ कि हमारी पॉलिसी जो थी वो बिल्कुल एक फेलियर थी। बिल्कुल फेलियर थी, और बल्कि अभी भी वो लोग क्रेप्ट अप करते हैं। आगे जाकर आपसे अभी के जो हालात हैं मार्केट के वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो वो जो है वो अभी भी कोशिश में होते हैं डैमेज करने की मार्केट को। ये खुफिया हाथ है, समझ नहीं है, नाअहली है, को पर्पसली किसी गवर्नमेंट को तबाह करना है, ये इसकी डिबेट कोई और पॉलिटिशियन कर सकता है। लेकिन मुझे कई मरतबा लगता है कि गवर्नमेंट के फेलियर्स भी कैपिटल मार्केट को तोड़ने के साथ करते हैं। नहीं, तो अगर हमारी कैपिटल मार्केट जो है अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी तो नुकसान तो हमारी गवर्नमेंट का ही है ना। उनको बताया नहीं जाता, उनको समझाया नहीं जाता, उनको मीडिया पर ही बताते हैं हम लोग, तो उनका ख्याल ये है कि ये जफ़र मोती का पर्सनल गेन की बात कर रहा है। लेकिन अगर जफ़र मोती का ब्रोकरेज हाउस या मेरे क्लाइंट 10 रुपये गेन करते हैं ना तो गवर्नमेंट 100 रुपये गेन करती है। जफर साहब, इस पे मैं थोड़ी सी और एलैबोरेशन चाहूँगा। यहाँ पे हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। व्यूअर्स, हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 जो है प्रोग्राम का ख़त्म होता है। ब्रेक के बाद जो आप पार्ट देखेंगे वो हमारा पार्ट 2 होगा। प्लीज़ डू स्टे ट्यून्ड। Viewers, welcome back to the part 2 of this very interesting and intriguing show, जिसमें ज़फ़र साहब बहुत
अच्छे फैक्ट्स बता रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि हमारी स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करती है। जफर साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए वहीं से जहाँ पे आपने ब्रेक किया तो था। फिर मैं आपको बता रहा था कि ये जो नाअहली है ना, ये आपको हर थोड़ी थोड़ी जगह में थोड़े थोड़े दिन बाद नजर आएगी। जी। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये भी समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर कंट्री नहीं चलता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए। जॉबलेसनेस हमारी 25% है। अगर आप इंडस्ट्री 10-10 साल लगाओगे नहीं और कहोगे कि सिर्फ एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, वो मुल्क नहीं चलता है। आज एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स आपकी अच्छी प्राइसिंग हुई है, पिछले 10 साल से कहाँ प्राइसिंग थी? यानी आपने फार्मर्स की सुसाइड तक देखी है। अच्छा, वहाँ पर भी जब पॉपुलेशन बढ़ी है तो इंटेंसिव हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है। यानी जो दादा था उसी के 10 एकड़ की ज़मीन पर बाप भी आ गया और बेटा भी आ गया है, और बाप आया तो 3 भाइयों के साथ आया और बेटे उनके आए हैं तो 10 और आए। अब वही 10 एकड़ हाफ एकड़ में हो गया है क्योंकि फैमिली बड़ी हो गई। अब उसमें यील्ड हमारी बढ़ नहीं रही है, हमारे मार्केट तक एक्सेस जो है एग्रीकल्चर की कम है। हमें इसके सामने एक 50% बेस बनाना पड़ेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो दुनिया में एक मिक्स कहते हैं ना, मिक्स इकोनॉमी में एक मिक्स्ड जो अचार होता है उसके लिए बेस्ट होता है कि हर चीज़ का एलिमेंट हो। सही बात है। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को डैमेज किया जाता है। मैं कई लोगों को टीवी पे बोलता हूँ कि आपके पास अगर $5 लाख हैं तो अमेरिका आपको ढूंढता हुआ आएगा ग्रीन कार्ड देने। सही। आपके पास $3 लाख हैं तो कनाडा आपको घर बैठे आपको $4 लाख में आपको उसका कैनेडियन पासपोर्ट देगा। दुनिया में एक मुल्क है जिधर इन्वेस्टर, ये सब ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टर्स को इनकी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए, एक मुल्क है जिधर इन्वेस्टर खुद खड़ा है और गवर्नमेंट को बोलता है कि मुझे 2 बेसिक चीज़ें दे दो, मैं खुद एक और इंडस्ट्री लगा लूँगा। अगर मंशा को चांस मिले वो 4 और निशात लगा लेगा, ठीक है। अगर दाऊद ग्रुप को मिले तो 5 और एंग्रो लगा लेंगे। अगर इसी तरह बड़े ग्रुप जो खड़े हैं जी। वो इसीलिए हैं कि भाई हमें सिर्फ 2 दे दो, इलेक्ट्रिसिटी और गैस दे दो, बाकी हमको फैक्ट्री स्किल लेबर को स्किल करना, इंपोर्ट करना, सामान लाना और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाना, ये उनका काम है। हमारे यहाँ ये तोड़ा जाता है उनको। आपने बड़ी पर्टिनेंट पॉइंट रेस की। मैं अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारी इकोनॉमी को जो इस वक्त बूम करने से या स्टार्ट करने से जो रोक रहा है वो 2-3 फैक्टर्स हैं, जिसको अगर हम एनालाइज करें तो वो एनर्जी क्राइसिस है, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बिल्कुल, और कंसिस्टेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास ये 3 चीज़ें जो हैं, हम अगर इन्हीं को सिर्फ मैनेज कर लें तो हमें कोई दुनिया की ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अब मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था कि जो हमारी करंट एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में जो टैक्सेशन रिजीम है, जो इस वक्त विद होल्डिंग टैक्स के सूरत में है कि अगर जब मैं शेयर ख़रीदता हूँ या मैं जब शेयर बेचता हूँ तो मेरा विद होल्डिंग टैक्स एक सर्टन परसेंटेज कट जाता है, जो कि मेरी फाइनल लायबिलिटी हो जाती है। ये स्टेप जो था आज से अब 2 साल पहले ये ख़त्म हो गया। अब चूंकि अब कैपिटल गेन्स आ गए, इस पर मैं बाद में आऊँगा आपके पास, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया था तो इससे हमारा जो रेवेन्यूज़ पहले जनरेट हो रहे थे प्री CVT एंड विद होल्डिंग रिजीम, और उसमें क्या फ़र्क पड़ा था? देखिए, मैं CVT के साथ ही इसको मिलाऊंगा जी। CVT के साथ यही मैं कह रहा हूँ ना कि कौन वो लोग हैं, कौन सा वो एरिया है, कौन से वो एडवाइज़र हैं जो गवर्नमेंट के 4 अरब 60 करोड़ रुपए की जहाँ पर उनकी रेवेन्यू जनरेट हो रहे हो उसको 22 करोड़ पर ले आएंगे। देखिए, ये है ना कोई ना कोई गवर्नमेंट को तबाह करना है। CVT का 2007 का हमने कलेक्ट करके गवर्नमेंट की कोई रिसोर्सेज ना यूज़ करते हुए एट सोर्स को कलेक्ट करके 4 अरब 60 करोड़ रुपए का चेक हमने दिया। 4 अरब 60 करोड़ रुपए, ठीक है जी, विद होल्डिंग अलग, ठीक है। स्टॉक मार्केट के चार्जेस के साथ स्टॉक मार्केट खुद भी एक मैनेजमेंट है उसके लिए अलग, जिसको हम लागा कहते हैं। SCCP को अलग, उसी लागा का एक शेयर उधर जाता है। ये एक जनरेशन थी ह्यूज, ठीक है। एक एरिया को अगर आप देखें तो कुछ नहीं है कि 4 अरब 60 करोड़ का यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट C-130 जो जलाया गया था वो है, लेकिन एक जहाँ पर 20-25 करोड़ रुपए हुआ वहाँ 4 अरब 60 करोड़ रुपया जमा करके देना एक इट वॉज अ फी। हम गवर्नमेंट को बार बार कह रहे थे कि देखिए ये CGT जो है ये एक हमारे नेचुरल वे ऑफ डूइंग बिजनेस के खिलाफ है। जब हम आएंगे उस पर बात करेंगे, लेकिन CVT के हाईएस्ट अमाउंट में 4 अरब 60 करोड़ रुपए हुए जिसको इन्होंने गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। नहीं तो मुझे ये समझाइए आप कि ये जो हम कलेक्शन कर रहे थे विद होल्डिंग टैक्स की, आप बता रहे हैं कि पिछले रिजीम में आप कोई 25 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दे रहे थे और आपने इस रिजीम में 4 अरब रुपए उनको जमा करके दिए, तो ये फैक्ट्स और फिगर्स उनके तो नॉलेज में होंगे, तो फिर क्या वजह रही कि उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया? फिर वही लॉबी, एग्रीकल्चर लॉबी। हमारे रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में नहीं बैठे, सेनेट में नहीं बैठे, तो उनके पास ये सोर्सेज नहीं है कि वो एग्रीकल्चर का के जो एग्रीकल्चर जो वडेरा ज़मींदार और हैं
चौधरीज, उनके खिलाफ वो काम कर सके या उनको बता सके गवर्नमेंट को कि ये सही रास्ता है, ये जो बता रहे हैं गलत है। आज तक एग्रीकल्चर के जो भी टैक्स लगे हुए हैं इसमें कलेक्टेबिलिटी निल है, वो बात और सही वो है। नहीं दे रहे। हम जब भी कहते हैं कि आप एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाओ तो शबर जैदी जैसे लोग कहते हैं कि भाई हम उसको कलेक्ट नहीं कर सकते। मैंने कहा ये आंसर नहीं है, लगाओ। फिर कलेक्शन एक दूसरा सब्जेक्ट है। ये कलेक्शन के आप पानी जब देते हो तब आप कर सकते हो, आप इनके जब मार्केट में इनका प्रोडक्ट आता है तब कर सकते हो, जगह बहुत है, लेकिन आप लगाना नहीं चाहते क्योंकि उनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है। अब हमारी मार्केट में कैपिटल गेन्स टैक्स लग गया, हमारे रेवेन्यूज़ जो गवर्नमेंट को जो पहले अर्न हो रहे थे, क्या आज भी उतने ही रेवेन्यूज़ हो रहे हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे अतराफ़ में जितने भी हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, किसी न किसी फॉर्म में कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज रहा है और है, आज भी इम्प्लीमेंट हो रहा है और वो अर्न भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास हिस्टोरिकली सन 2010 तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कैपिटल गेन्स को एग्जेम्पशन मिलती गई, जिसकी वजह से कैपिटल गेन्स टैक्स की मद में कोई रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हुआ। और अब कैपिटल गेन्स टैक्स लग गया है, साथ में विद होल्डिंग टैक्स भी लग रहा है। तो डोंट यू थिंक दैट इट इज़ अ डबल टैक्सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस कैपिटल गेन्स? क्या मार्केट ने हमारी आउट परफॉर्म कर लिया इससे, या हमारी मार्केट में डिप आ गया, या हमारे वॉल्यूम्स कम हो गए इससे? क्योंकि विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम में हमारे वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा रहे हैं, ये हिस्टोरिक डेटा है और इस पे कोई दो राय नहीं है। दो राय नहीं है क्योंकि फाइनल टैक्स था जी। हमारा मुल्क जो है वो एक ये है जो हमेशा कलेक्टर ऑफ टैक्स को शक की नज़र से देखता है। बड़े बड़े लॉयर्स की रोजी रोटी इसलिए है कि वो सामने जो एफबीआर के लोग हैं उनको ये पता है कि वो एक रिश्वत का एरिया है, और इसको हमारी गवर्नमेंट ने ही नहीं, कोर्टों ने भी एक्सेप्ट किया है, और कोर्टों ने भी कई केसेस ऐसे देखकर देखा है कि इधर कहीं से रिश्वत मांगी गई तभी इतना बड़ा डिमांड निकला है। तो जब वो फाइनलिटी तो होती थी तो वो कहते थे ठीक है गवर्नमेंट को मिल गया, ये मुझे मिल गया, मेरी जान छूट गई। और एक और बात, वो प्रॉफिट पर भी दे रहा था और लॉस पर भी दे रहा था। जी, वो सेल पे हो रहा था ना रिगार्डलेस, और उससे उसको बिल्कुल इम्यूनिटी मिल रही थी, एक तरीके से प्राइसिंग नहीं थी। अच्छा, कैपिटल गेन टैक्स जब हटाया गया तो उस टाइम ये सोचा गया था मार्केट को बूस्ट अप करने के लिए। अब जब कैपिटल गेन टैक्स लगाने की बात आई तो गवर्नमेंट को ना ये बताया गया कि देखो तुम्हारे जो फाइनल फुल एंड फाइनल जो टैक्स पहले लगता था विद होल्डिंग का, उसमें इतने पैसे मिलेंगे, और यहाँ इन्होंने कहा इससे डबल मिलेंगे। नंबर वन। नंबर टू, कैपिटल गेन टैक्स फिर वही लॉबी ने कहा कि भाई इन पर लगा दो, क्योंकि हम लोग लार्जर देन लाइफ नजर आ रहे थे इनको। यूँ लग रहा था कैपिटल मार्केट में सबने पैसा कमाया है, तो वो एक किस्म का इमेज का जो था ना वो इनको चुभ रहा था। अभी आपका सेंसर्ड वाला चैनल है तो मैं और वर्ड नहीं यूज़ कर सकता, लेकिन वो जो है उनको चुभ रहा था, तो उन्होंने जो है ये टैक्स लगाने के लिए कहा। हमने कहा देखिए ये बहुत बुरा टैक्स है, आप ये उस मुल्क में चलता है जहाँ पर पैरेलल इकोनॉमी ना हो, ये उस मुल्क में चलता है जहाँ अक्रॉस द बोर्ड कैपिटल गेन टैक्स लगा हुआ हो, हर प्रोडक्ट पर, हर एसेट की वैल्यूएशन पर कैपिटल गेन टैक्स लगाओ। देखिए आपको इसमें पैसे नहीं मिलेंगे, देखिए रिश्वत का दरवाज़ा खुल जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं, वही बैठे रहे, वही उनके पास, मैं तो नाम इसलिए देता हूँ कि हम रोज़ लड़ते हैं हर चैनल पर, शबर जैदी और ये लोग बैठे रहे। उन्होंने गवर्नमेंट को क्या सिखाया? एंड रिजल्ट 22 से 25 करोड़ रुपये गवर्नमेंट को कैपिटल गेन टैक्स में मध्य में जमा हुआ। 2 साल तक कैपिटल मार्केट चली नहीं। वॉल्यूम जो 35-40 अरब रुपए के होते थे, लेट मी रिपीट रुपए में, मैं इसलिए कहता हूँ कि शेयर की प्राइस अगर कम हो गई और 50 करोड़ शेयर का काम हो गया तो दैट्स नॉट द केस। आप रुपी टर्म में देखो, जी जी, 35-40 अरब रुपए का एवरेज होता था, वो डाउन होकर 1.25 अरब रुपए पर आ गया। 1.25 अरब रुपए हमारे जो 3 बड़े ब्रोकरेज हाउस थे उनकी नेट कट ऑफ करके के परचेज और सेल करके वो 3 होते थे। फिर जो मीडियम साइज 100 ब्रोकरेज हाउस होते थे उनके 15 अरब रुपए का काम होता था। उससे भी छोटे जो स्मॉल आप कहते हो बिल्कुल स्मॉल ब्रोकरेज हाउस का नहीं अपना काम है, वो 5 अरब करते थे। तो 25 अरब 30 अरब का इस तरह काम हो जाता था। अब ये हो गया 1.25 अरब, इसमें बड़े भी ब्रोकरेज हाउस 1.5 अरब में, छोटा मीडियम सब, इन्होंने कर दी स्टॉक मार्केट पर ताला। 15 ब्रोकरेज हाउस बंद हो गए, 5 पहले ही डिफॉल्ट हो गए, 5 और आ गए जो ना वॉल्यूम होने की वजह से और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से और अपने ब्रोकरेज। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्होंने 90% अनएम्प्लॉयमेंट कर दी, क्योंकि जब ऑफिसेज अक्रॉस द कंट्री बंद होंगी तो जाहिर है उनका डैमेज तो आएगा। ये सब कारदगी एक ही लोगों पर थी। हमें अफसोस है कि आसिफ जरदारी साहब जैसे जो समझदार थे, जिन्होंने हमें कहा कि इट्स अ बैड टैक्स, हमारे सामने कहा उन्होंने, उनको भी ही वॉज टेकन फॉर राइट, और उनको इतना बड़ा एक इमेज पर शैटर किया गया, उनको इतना डराया गया कि ये एग्रीकल्चर लॉबी आपके खिलाफ हो जाएगी, कि वो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इससे मैं अगर ये कहूँ कि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट
स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स पे हुआ या स्टॉक जो मेंबर्स थे उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया और वो भी डिफ़ॉल्ट हुए, और एक तरीके से हमारे जो छोटे लोग थे वो तबाह बर्बाद हो गए, तो क्या ये सही होगा ये इस टैक्स को लगाने से? बिल्कुल सही होगा। और दूसरी बात, सबसे अमेजिंग बात, गवर्नमेंट के जो शेयर थे उनकी प्राइसेस तो देखें आप, कहाँ आपका हमारी मार्केट की अट्रैक्टिवनेस और जो वॉलिटिलिटी और जो डेप्थ और जो प्राइस डिस्कवरी थी, उसमें आपका पीटीसी कितने पे गया था? 100 रुपये के ऊपर, ठीक है। आपने 120 में तो इंटरनेशनल उसको दिया, एतिसलात को। बिल्कुल। आज आपका 11 रुपये पर आ गया पीटीसी। जो चीज़ थी, जो उसके वॉल्यूम्स थे, जो उसकी प्राइसिंग थी, तबाह हो गई। अब पीटीसी के भी शेयर गवर्नमेंट के पास पड़े हैं ना अभी भी, ठीक है, कितना बड़ा डैमेज हुआ। और अगर हमें प्राइस डिस्कवरी करने देते तो आज आपका पीटीसी, पीपीएल, पीएसओ, आपको इंटरनेशनल आईएमएफ के पास शायद जाने की भी जरूरत ना पड़ती है। इतनी प्राइसिंग हम अच्छी करते, इतना गवर्नमेंट को पुश करवाते कि भाई ये अच्छी है। और इंटरनेशनल डोनर किस लिए आ रहे थे? मैं ये नहीं कहता कि मुशर्रफ का टाइम अच्छा था या अभी का टाइम, पर इंटरनेशनल डोनर्स को हम मना कर रहे थे। पेरिस क्लब को हमने मना किया, देवोस क्लब को हमने मना किया, हमने आईएमएफ को मना किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनली पैसा जो आ रहा था नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी का आ रहा था। यहाँ प्रॉपर्टीज़ में धमाल, यहाँ पर स्टॉक्स में धमाल, यहाँ पर लग्जरी गुड्स में धमाल। खुद गवर्नमेंट कहती थी कि मोबाइल दुनिया में सबसे हाईएस्ट बिके हैं। तो ये सब चीज़ें एक इकोनॉमी के मूवमेंट के लिए ज़रूरी होती है। उसको डब्बा पैक करके आपको ऐसा कर दिया कि यू वर वेरी क्लोज टू बैंक्रप्सी, नंबर 1, और यू वर वेरी क्लोज टू बीइंग अ आइसोलेटेड इकोनॉमी लाइक म्यांमार।